छत्तीसगढ़ में इन दिनों हड़तालियों की वजह से सियासी माहौल गर्म है। 24 दिसंबर से जारी डीएड अभ्यर्थियों की हड़ताल को 41 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते डीएड अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। अब अभ्यर्थियों ने हर तरफ का प्रदर्शन कर लिया है। हर तरह से उन्होंने मनाने की कोशिश कर ली है कि उनकी मांगें सुनी जाए। यहां तक कि अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के बंगले का तक घेराव कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई उन पर नहीं हो रही है और ना ही बातचीत के लिए कोई पहल की जा रही है। उधर छत्तीसगढ़ में मिड डे मील के रसोइयों ने भी प्रदेशव्यापी हड़ताल कर दी है और प्रदेश भर के करीब 86,000 मिड डे मील के जो रसोइये हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। अब रसोइया संयुक्त संघ के सदस्य अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। वहीं तूता अभनपुर ब्रिज पर चक्का जाम करते और तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन भी लिया। अब पुलिस ने रसोइया संघ के 500 से 600 सदस्यों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले हजारों रसोई जो है वो प्रतिदिन 66 रुपए मानदेय पाते हैं। उनकी मांग है कि इसे बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन किया जाए। अब ऐसे में अधिकांश रसोइया महिलाएं हैं, जिनमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से आती हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों हड़तालों का दौर चल रहा है। कहीं अनशन चल रहा है, कहीं प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर सरकार ने धरना प्रदर्शन स्थल बनाया है और वहां पर अगर किसी को आंदोलन करना है तो उसके लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि धरना प्रदर्शन के दौरान कौन से संगठन की कौन सी मांग है। अब वो सारी चीज़ें तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब हम वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धरना देने वाले हैं, जो आंदोलन करने वाले हैं, जो प्रदेश के अलग अलग कोने से रायपुर पहुंचे हैं, वो यहाँ पर रह कैसे रहे हैं, यहाँ पर जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर मेरे बाएं तरफ देखिए, एक शेड बना हुआ है। ये गवर्नमेंट ने एक शेड बनाया है तूता धरना स्थल पर और इस शेड के नीचे बैठकर लोग धरना देते हैं, अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और वहीं पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अब शेड के बाहर की तस्वीरें देखिए, जो इनको रात में रुकना, खाना पीना, उनकी कैसी व्यवस्था है। खुले आसमान के नीचे ये पूरा व्यवस्थाएं जमाई गई हैं। यहाँ पर देखिए कि इस पूरे इलाके में चारों तरफ चूल्हे दिख रहे होंगे, पत्थर और मिट्टी से बने हुए चूल्हे हैं और किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जानी, इन चूल्हों में खाना बनता है। अभी एक देखिए एक रसोइया संघ की महिला जो है वो रोटी बना रही है और यहाँ पर थाली के ऊपर रोटी को बेला जा रहा है और इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को और इस तरह दिखा दें। पूड़ियाँ जो है देखिए किस तरीके से लकड़ियाँ जलाकर यहाँ पर कढ़ाई से खाना बनाया जाता है, चाय बनाई जाती है और ये मजबूरी है। ये इसलिए मजबूरी है कि इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है और महीने भर से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी इनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं आया है। ये देखिए कतार, देखिए चूल्हों की कतार देखिए, पत्थर के चूल्हे हैं और यहाँ से वहाँ तक मतलब करीब 500 मीटर 700 मीटर दूर तक एक तरफ ये चूल्हे बने हुए हैं। कुछ उसी तरीके की तस्वीरें दूसरे तरफ भी हैं, दूसरी तरफ भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं। चारों तरफ लकड़ियाँ जो है वो इकट्ठी करके रखी गई हैं। अब धीरे धीरे शाम का वक्त आएगा तो यहाँ पर आग जलेगी और आग जलाने के बाद यहाँ पर खाना पकता हुआ दिखाई देगा। हम लगातार दिखा रहे हैं, लगातार ऐसा नहीं है कि केवल हम आ रहे हैं, और भी लोग आते हैं, विपक्ष के लोग आते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, जोगी कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, अन्य राजनीतिक दल के लोग आते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के लोग आ रहे हैं। सबको दिख रहा है कि यहाँ बहुत परेशानी है, लोग मजबूर हैं, लेकिन केवल प्रशासन को नहीं दिख रहा है। जिन विभागों के अंतर्गत ये लोग आते हैं, जिन विभागों के अंतर्गत ये लोग काम करते हैं, उन लोगों को नहीं दिख रहा है। अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जो मंत्रालय में बैठे हैं, उन तक खबरें पहुंच रही हैं, लेकिन इनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो रही है और यही कारण है कि काफ़ी लंबे समय से ये लोग दयनीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी पर हम चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल नीलू ओंगड़े जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रदेश अध्यक्ष है रसोइया कर्मचारी संघ की। नीलू जी बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी देर में अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नीलू जी,
काफी दिन हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गया है, आप वहीं बना रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, मांगे आपकी सुनी नहीं जा रही है। क्या कोई आश्वासन आपको अभी तक दिया गया? आपको लगा कि कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा, कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा आने वाले समय में सरकार की तरफ से, जिससे आपकी मांगे पूरी हो सकें? जी नहीं, ऐसा कुछ अभी तक से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिए गए हैं और ऐसा कोई आश्वासन हमें नहीं मिला गया है। और हम मांग क्या रहे हैं? मात्र कलेक्टर दर 50% वृद्धि, है ना, यही तो मांग रहे हैं। मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए, बस 3-4 हमारी मांग है वो पूरा कर दे, है ना, कम से कम कलेक्टर दर हमारी मांग पूरा कर दे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, इतना ही हम मांग रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि थोड़ा सा आप धैर्य रखें, प्रक्रिया जारी है, हम करेंगे, लेकिन आप इस तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए हैं, इससे काम भी प्रभावित हो रहा है। जी, मैं बताना चाहूँ, आश्वासन ऊपर आश्वासन कितना देंगे मैम? बताइए कितना देंगे आश्वासन ऊपर आश्वासन? लगातार हम तो आश्वासन सुन रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, आश्वासन ऊपर ही आश्वासन दिया जाता है। फैसला कब होगा, है ना? और फैसला भी नहीं होता है मैडम। जब आते हैं एक कमेटी बना दिया जाता है, कमेटी का फैसला 5 साल तक चलता रहता है, वो कमेटी का फैसला आते ही नहीं है। तो अभी हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, हमें कलेक्टर दर चाहिए, हमें 50% वृद्धि चाहिए, जो बीजेपी के जन घोषणा पत्र में है, क्रमांक नंबर 22 में जो बोली से कि 3 महीना के भीतर में 50% रसोईया दीदी मल्ला दूं की से वो हमार मन के मांग हवा, ओला हमला मिलना चाहिए। और हमन यहाँ से जब तक नहीं बोली तब तक, जब तक नहीं दी तब तक यहाँ से मन हटने वाली नहीं है। अब मैं आप मतलब बताना चाहूँ, आज मैं खुद यहाँ पहुंचे हम, सब जन हाथ ऊपर कर लो दीदी हो, आप मन देखो, मैं खुद यहाँ धरना स्थल में बैठे हूँ दीदी, और यहाँ से ही लाइव चलाते। तो मैं बताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से सरकार तिरन ये संदेश भेजना चाहूँ, मोला जब तक कलेक्टर दर और 50% वृद्धि नहीं दी तब तक मैं यहाँ से नहीं हटा। और जो दीदी रसोईया दीदी मन है जो खत्म हो है, ओला ज्यादा नहीं 1-1 करोड़ के मुआवजा मिलना चाहिए, और ओकर घर से कोई भी एक सदस्य ला काम पे रसोईया पद पे ओला रखना चाहिए, यही हमार मांग हवा है। चलिए ठीक है, तमाम लोग हमारे साथ और अन्य मेहमान भी जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करवा देती हूँ नीलू जी, फिर आपकी मांग को भी उनके सामने रखते हैं। तो देखिए, राजेंद्र सिंह जी उप प्रांताध्यक्ष शिक्षक फेडरेशन के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि डीएड के अभ्यर्थी भी लगातार हड़ताल पर ही बैठे हैं। और साथ ही शताब्दी पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर जुड़ चुके हैं, और पूनम सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अगला सवाल मेरा शताब्दी पांडे जी आपसे है। देखिए, और कितना समय लेंगे? 66 रुपए में अगर आप बाजार जाइएगा तो एक समय की सब्जी नहीं आती है, वो दिन भर काम करके 66 रुपए पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा पैसा बढ़ा दीजिए साहब, हम भी चैन की रोटी खा सके। कब एक्शन होगा सर, कब बातचीत होगी सर, कब कुछ कोई परिणाम इसका आएगा क्या? देखिए मैडम, पहले भी कई चैनल्स पे इस पे बातचीत हो चुकी है। मैं अभी फिर आपको क्लियर करना चाहूंगी कि इनकी जो मांग थी चुनाव के समय, जो इन्होंने मांगा था वो ये था कि हमारी जो भी अभी मानदेय आप दे रहे हैं उसमें 50% की वृद्धि कर दीजिए। 50% की वृद्धि के स्थान पर हमारी सरकार के द्वारा उन्हें कहा गया है कि अभी 25% की वृद्धि अभी इस चरण में करते हैं, और आगे जो 25% बचेगा उसको आगे आने वाले समय में किया जाएगा। लेकिन ये अचानक से इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि अभी 2000 रुपए में काम कर रहे हैं, और ना ही आप हमें आश्वासन दिए हो। कौन सा मंत्री आश्वासन दिया है? शिक्षा मंत्री कौन सा आश्वासन दिया? मैम, जैसे हम लोग आश्वासन पे टिकी रहे, हमें आदेश करो, कलेक्टर दर का आदेश करो और 50% वृद्धि का आदेश करो, ना हम लोग हटने देंगे नहीं। यहाँ हम लोग सब मरने के लिए तैयार है और मिटने के लिए तैयार है। जब तक आप लोग 50% का वृद्धि नहीं करोगे, कलेक्टर दर नहीं दोगे, तब तक यहाँ से हम नहीं हटेंगे। मैडम उन्हीं को दिखा दीजिए, फिर मेरे से क्यों पूछ रही हैं आप प्रश्न? नहीं, जवाब तो आप ही देंगे ना, उन्हें तो हम दिखा ही रहे हैं। जवाब दूंगी, लेकिन आप बीच में उनका काय के लिए लाइव ला रहे हैं? उन्हीं से पूछिए, फिर मुझसे क्या पूछते हैं आप? नहीं, आप ही से पूछेंगे, क्योंकि जवाबदेही आप ही की बनती है। नीलू जी, जवाबदेही बनती इसीलिए आए मैडम। ठीक है शताब्दी, क्या तरीका है कि मैं बोल रही हूँ और बीच में आपने उनका लाइव लगा दिया? सुनिए, आप उनको क्यों लाइव लगा रहे हैं? या तो उनसे सुन लीजिए या मुझसे सुन लीजिए। सुनिए, दोनों से सुनेंगे, वो सवाल पूछेंगे, आप जवाब तो मेरे बोलने के बीच में आपने उनको क्यों लगा दिया? सुनिए, आप जवाब दीजिए। आप नीलू जी एक बार सुन लीजिए उन्हें। देखिए, सीधी सी बात है ज्योति आर्या मैडम कि कोई भी सिस्टम से काम करता है।
इस प्रकार का बेवजह का दबाव बनाने से न इनकी बात बनेगी। इनको इसके पहले कई डिबेट्स में और कई समय इनके प्रतिनिधियों से मैंने स्वयं भी बात की है, डिबेट में बात की, अलग से बात की। रामराज कश्यप जी से बात की मैंने, जो इनके सबसे प्रमुख हैं, और उनको समझाइश देने की कोशिश की है कि अभी 25% की जो वृद्धि हो रही है उसको स्वीकार करते हुए इन सब के भविष्य की यदि आपको चिंता है, जिन बच्चों नौनिहालों को आप भोजन कराने के लिए बड़े शपथ लेकर के, बड़ी ये इच्छा जाहिर करके आपने 15 रुपए में नौकरी ज्वाइन की थी, आज महंगाई बढ़ गई है तो आपका ये भी बढ़ा है और आपको 2 घंटे के लिए काम करना है। हर 100 बच्चों पर एक रसोइया है, 100 बच्चों का भोजन बनाने के लिए आपको आना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं मैडम, आज जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हैं ये मैडम, ये स्वयं सरकार की कितनी योजनाओं का लाभ ले रही होंगी। इनको क्या सरकार इनके लिए हितैषी नहीं है, जो इस प्रकार से सरकार के विरोध में माहौल बना रहे हैं बैठ करके? इनको जब बार बार अधिकारी जाकर समझा रहे हैं, मंत्री जी से इनके प्रतिनिधि मंडल को मिलवा दिया गया, मंत्री जी ने भी समझाइश दी कि जितना प्रावधान हो सकता है हम उतना ही करेंगे, अन्यथा आप अपने हड़ताल करते रहिए, आपको कुछ भी हल नहीं मिलेगा। तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं शताब्दी जी कि ये अपने प्रदर्शन के जरिए आप पर दबाव बना रही है, सरकार पर दबाव बना रहे हैं? देखिए, ये तो अनशन और हड़ताल का मोटो ही होता है, दबाव बनाना, लेकिन कहीं एक स्थिति में आकर के समझना भी जब सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है, अपने किए अनुसार काम नहीं करती है, तभी तो ऐसा करते हैं ना। कितने समय से वो कह रहे थे, जब वो थक हार गए उन्होंने हर तरीका अपनाया। उनका कहना है कि जब आपने कोई भी तरीका नहीं सुना, कोई भी तरीका नहीं माना, तो अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं। और उस पर भी जवाब दीजिए, जिन लोगों की जान चली गई है उसको लेकर भी उनकी मांग है। आप यही कहना है कि ये जो सरकार वादा करती है और नहीं निभाती, उसका कोई संबंध नहीं है इससे। उनको ये कहा गया कि आपने 50% की मांग की थी, आपका 25% का आपको हम बढ़ा रहे हैं। संख्या इनकी 88,000 की है। बजट बहुत लंबा और चौड़ा और बड़ा होगा, और अभी केंद्रीय बजट भी आ गया है। उसके आधार पर क्या क्या हमारे राज्य के लिए प्रावधान है और हमारे राज्य में क्या व्यवस्था हो सकती है, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। इस प्रकार से अचानक से आपने ये बात कह दी कि हमको कलेक्टर रेट दे दीजिए। 2000 के मानदेय को 12,000 होते हुए कभी देखा है क्या आपने? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी कितने सालों तक इस प्रकार से, आप जब इस प्रकार की नौकरी को 2000 से होता क्या है शताब्दी मैडम, ये भी बताइए। इस प्रकार के कार्य को देखिए मैडम, 2 घंटे के लिए आपको जाना है, वहां पे 100 लोगों का, 100 बच्चों का भोजन बनाना है। ये बात अलग है कि आप जाते कितने बजे और छूटते कितने बजे, ये आपके ऊपर है। बहुत सारी ऐसी बातें मैं यहाँ पे आपके पास मीडिया में नहीं बोल सकती, जो इनके द्वारा प्रति बच्चे को 100 ग्राम का वहां पे राशन दिया जाना है, 100 ग्राम चावल दिया जाना है, 100 ग्राम चावल प्रति बच्चे के लिए बनता है क्या? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि इनका मानदेय बढ़ेगा आने वाले समय में, सरकार ने वादा किया है। इस प्रकार से दबाव बनाने से कोई काम नहीं आने वाला समय कब आएगा, इसी का जवाब वो चाह रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, और भी मेहमान हमारे साथ है, राजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ है। राजेंद्र सिंह जी, आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? नमस्कार मैम, मैं न्यूज नेशन का जो संवेदनशीलता से आप बात उठा रही हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर्वप्रथम आपको। जो हमारे डीएड के प्रशिक्षार्थी जिनका भी आंदोलन चल रहा है मैम, मेरी केवल 2-3 चीजें हैं सरकार से। पहले तो वार्ता होनी चाहिए, अगर बातचीत होगा तो निश्चित रूप से समाधान भी निकलेगा। दूसरी चीज, क्या शिक्षकों के पद रिक्त नहीं है? अगर पद रिक्त हैं तो आखिर भरे जाने हैं, तो इनसे क्यों नहीं भरा जा रहा है? तीसरी बात यह है कि जब तक ये जब बच्चे जो है हर साल हमारे एग्जाम होते हैं, बीएड के लिए होते हैं, डीएड के लिए होते हैं, बाकायदे व्यापम परीक्षा देता है, और उसके बाद बच्चों में एक आशा की किरण जगती है जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, जब वो प्रशिक्षित हो जाते हैं कि हमको जो है बहुत शीघ्र जो है नौकरी मिलेगी और नौकरी पे हमारा लग जाएगा, हमारा जीवन जो है स्थिर रूप से हम लोग प्रभावी रूप से काम कर पाएंगे। लेकिन जब अनावश्यक विलंब होता है, इस पर शासन को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर विलंब कहां पे और क्यों हो रहा है, इस पे होनी चाहिए। फिर एक शासन स्तर से इन युवाओं के साथ में वार्ता हो जाए। मैं वार्ता अगर होगी, बातचीत से ही सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। ये आंदोलनकारी हैं इसलिए हम बात नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। मैम, प्रजातंत्र में हमारे पास और क्या विकल्प बचते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बात रखें, और बात रखने का यही तरीका होता है। इसको कभी सरकार के विरुद्ध नहीं मानना चाहिए। जो जन घोषणा पत्र जो जारी हुई थी उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो भी कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम 100 दिन में हल कर देंगे। उससे सारे कर्मचारी बहुत प्रभावित भी हुए
बहुत आसान्वित भी हुए और शासन से बहुत बड़ी अपेक्षा भी करके चले। जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि जो अपेक्षाएं हैं वो जब पूरी नहीं हो पा रही हैं तो फिर कर्मचारी जो है आंदोलन के लिए आगे आए हुए हैं। और आंदोलन जो है प्रजातंत्र में सभी का अधिकार है, न केवल कर्मचारियों का बल्कि आम लोगों का भी अधिकार है कि अपनी बात को अपने ढंग से रखे शासन के पक्ष में। ये दबाव बनाने वाली बात नहीं होती है, ये अपने अधिकारों को शासन के समक्ष एक प्रभावी तरीके से रखने का मेरे को लगता है संवैधानिक उपाय है। शताब्दी जी तो यही कह रही है कि आप लोग दबाव बनाने का एक जरिया आपने पकड़ लिया है और ये हड़ताल और प्रदर्शन जो भी है वो दबाव बनाने का ही एक तरीका होता है। शताब्दी जी इसका भी जवाब दे दीजिए कि भाई यहाँ तो वैकेंसी है, यहाँ तो सब कुछ है, यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा है? कम से कम यहाँ तो आप निकालिए ना वैकेंसी, यहाँ तो हमें रोजगार दीजिए। देखिए डीएड बीएड वालों की समस्या में ऐसा है, कट ऑफ आप भी पढ़ी लिखी हैं, कट ऑफ के नीचे अगर आपके नंबर हैं तो कैसे कर दिया जाएगा? और कोई भी रिजल्ट आने के 2 वर्ष के बाद भी क्या उस रिजल्ट को मान्य माना जाएगा? क्या आगे की अन्य प्रोसेस हो रही है और लोग अप्लाई कर रहे हैं और भी नए लोग तैयार हो गए हैं, फिर से एग्जाम हो रही है, फिर से दे दीजिए एग्जाम। तो ये इस प्रकार की ये जो डीएड बीएड वालों की जो मांग है, कट ऑफ को लेकर उसकी समस्या है। तो जब जितने भी 5 चरण के काउंसलिंग में अगर ये वो लोग हैं जिनका नंबर नहीं आया, जब अपना नंबर नहीं आया, हमको मालूम पड़ गया हम कट ऑफ से नीचे के नंबर प्राप्त लोग हैं, तो हमको फिर से एग्जाम देना चाहिए। इसमें तो जैसे कि हमारे एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के बच्चे भी एग्जाम देते हैं, कट ऑफ से नीचे होते हैं, कितनी काउंसलिंग होती है, उसके बाद नहीं होता तो अगले साल फिर से देते हैं। ये हाँ, इसका कोई अर्थ नहीं है इस प्रकार से आप आंदोलन ही रास्ता होगा और उससे आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। टीईटी का अभी एग्जाम हुआ, हमारी नई पूरी बैच तैयार हो रही है, आप लोगों में से बहुत से लोग टीईटी पास होंगे, अभी फिर से अभी टीईटी का एग्जाम हुआ, उसको भी दिया होगा आपने। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया के विरुद्ध बात कर रहे हैं आप, ये कहना है इनका। राजेंद्र जी, प्रक्रिया नहीं मैम, जो पहले हुआ था उसमें शासन स्तर से प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों में भी बीएड जो अर्हताधारी थे, जिनकी योग्यता बीएड थी, उनको भी नियुक्त कर दिया गया था। जब हाईकोर्ट में यह मामला गया तो हाईकोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए कहा कि बीएड धारी जो है वो प्राथमिक शाला के बच्चों को के लिए योग्य नहीं है, उनकी योग्यता डीएड होनी चाहिए। तो वो सारे लोगों को किया गया। फिर शासन ने अपने स्तर से विचार विमर्श करके फिर ये जो बीएड धारी जिनकी नौकरियां लगी थी इनको विज्ञान सहायक और अभी जो भी पद रहे उसमें इनको समायोजित किया। लेकिन उस समय इन परीक्षाओं में ये डीएड धारी जो थे, जिनको हाईकोर्ट कह भी रहा है कि वास्तव में प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने के लिए योग्यताधारी है, तो अब उनकी ये मांग है कि जब चूंकि वो पद वैकेंट हो गए, वो पद खाली हो गए, उसमें पद भरे गए, तो उनको हाईकोर्ट के निर्देश में उनको जब हटाया गया उन शिक्षकों को, तो उनकी जगह जो पद थे जिसमें हम लोग भी योग्य थे, हम लोगों ने उस परीक्षाओं पे हम लोग भर्ती में भाग लिए हुए थे, तो वो जो पद थे जो बीएड धारी जिन पे आ गए थे उन पदों पे हमको दिया जाए। तो इसमें अरे वो उसी पर तो कह रहे हैं कि जितने भी प्रदर्शन कर रही है सब कट ऑफ से नीचे है। जब आएगी भर्ती दोबारा तब आप दोबारा पेपर दीजिएगा, तब आपकी दोबारा मेरिट लिस्ट बनेगी, तब आप बात कीजिएगा। ये प्रदर्शन कोई तरीका नहीं होता, ये कह रहे बीजेपी वाले। नहीं मैम, हमारा उसमें नहीं, हमारा कहना ये है कि जो बीएड धारी जो पद से निकाले गए, जिसको तो शताब्दी में भी स्वीकार करेंगी, उनको हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये जो है उच्च शिक्षा के लिए मापदंड को निर्धारित करते हैं, जो प्राथमिक स्तर के लिए उसको डीएड धारी को हम प्राथमिकता देंगे। तो ये जो डीएड धारी थे जो उस समय भी उन परीक्षाओं में भाग लिए थे, उसमें भी उन लोग अपने अभ्यर्थी थे, तो अगर उनको हटाया गया तो इनको लिया जाए, केवल इतनी तो सामान्य बात है। उसी पर तो वो इतनी बड़ी लंबी बात कह रही है ना। ठीक है, और भी मेहमान हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। पूनम जी भी काफी देर से इंतजार कर रही हैं। पूनम जी, आप तक पहुंचने में थोड़ा देरी हो गई। देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, कहीं हड़ताल, कहीं प्रदर्शन, कहीं अनशन पर बैठे हुए हैं, और सरकार का जवाब है कि ये कोई तरीका नहीं होता है, ये बस दबाव बनाने की कोशिश है। क्या कहेंगे आप इस पर? हालांकि इससे पहले जब हमने डिबेट की थी तो उस समय में कहा गया था कि कांग्रेस के किए धरे पर हम जो है अब उसको भुगत रहे हैं, उन्हीं की गलतियों को सुधार रहे हैं। नहीं तो इनसे पूछ लीजिए ना, पहली भर्ती कब हुई थी, किसने गलती की थी? 1 मिनट। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं अपने पॉइंट पे आने से पहले मैं सताजी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपका एक दिन का खर्च कितना है मैम, आप ये मुझे बताइए। मैडम देखिए, आपके मेरे से मत वो करिए। जिन्होंने ज्वाइन किया 15 रुपए में ज्वाइन किया, क्रमशः बढ़ा, 66 रुपए तक बढ़ा, आगे 25% और बढ़ा रहे हैं। आप
आपका एक दिन का खर्च कितना है? बीजेपी महंगाई पे महंगाई बढ़ाई जा रही है, रसोइयां सिर्फ मात्र 66 रुपए प्रतिदिन पे काम कर रही हैं। ये कहाँ पे है? एक तरफ बीजेपी महिलाओं के काम के रोजगार। पूनम जी, आप क्या कांग्रेस की प्रवक्ता हैं? बिल्कुल हूँ मैं कांग्रेस की प्रवक्ता। तो मैडम, ये आपको दर्द पेट में, ये वाला दर्द तब क्यों नहीं हुआ जब आप कांग्रेस के कार्यकाल में थे? तब जब कांग्रेस के कार्यकाल में थी तो मैडम इतनी महंगाई नहीं थी जो आप लोगों ने। कितने प्रतिशत की महंगाई बढ़ी है मैडम? 25% बढ़ाने की बात तो कर रही है सरकार, कितने % महंगाई बढ़ी है? ये आपका प्रश्न का उत्तर ही हास्यास्पद है। आप समझ रही हैं कि ये सब जो प्रशासनिक प्रक्रिया से होता है, बजट में प्रावधान करके होता है। 88,000 लोगों को 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अगर देना है तो इतना बड़ा बजट में प्रावधान कांग्रेस ने क्यों नहीं कर लिया? नीलू जी, इसके बाद आऊंगी आपके पास। देखिए मैम, आपने सताक्षी जी एक बात बोली, 200 बच्चों या 100 बच्चों का खाना बनाना रहता है एक रसोइयों को, मतलब 2 घंटे के लिए उनको आना पड़ता। आप ये बताइए आज के रेट में एक जो लोकल जो खाना बनाता है, क्या वो 66 रुपए में 100 बच्चों का खाना बना सकता है एक दिन का? उसका एक अरे मैडम, इस बात को हम भी समझ रहे हैं। क्या नाम है पूनम जी, इस बात को हम भी समझ रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 88,000 सुनिए 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 क्यों नहीं रही? सुनिए मेरी बात, करके क्यों हट जाती है? सुनिए मेरी बात, जनता को सुनेंगी तो बोलूंगी मैं। आप ये बताइए, 88,000 लोगों का एकदम से 400 रुपए प्रतिदिन करना है। सुनिए मेरी बात, अभी तक आपने तो इसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। आप मेरी बात सुनिए, सताक्षी जी, आप व्यवस्था को तो करने को कह रहे हैं। वो 46 दिन तो उनको बाहर बैठे बैठे हो गए, ये व्यवस्था तो कीजिए कह रहे हैं। अरे मैडम, तो ऐसे नहीं होता ना कि मन में आया 46 दिन काम छोड़ के बैठ गए। आपने बोला वो विद्यार्थी जो है, जो पास भी नहीं है, वो हड़ताल पे रुके। आपको शायद जमीनी स्तर का पता नहीं है, बच्चे जो पास होके जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मैं सरकार की विज्ञप्ति लेके बैठी हुई हूँ। मेरे पास सरकार से मैंने विज्ञप्ति पूरी जानकारी मंगवाई है। कट ऑफ से नीचे वाले बच्चे हैं, पूछ लीजिए रोहित जी से, पूछ लीजिए जो वहाँ के प्रतिनिधि बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में जो ज्योति आर्य मैडम, एंकर मैडम जो बैठे हैं वहाँ पे प्रतिनिधि, उनसे पूछिए मेरी बात गलत है तो। उनका तो ये कहना है कि आप अगर विज्ञप्ति लेकर बैठिए तो फिर आप घोषणा पत्र लेकर भी बैठिए ना, क्योंकि घोषणा पत्र में भी आपने तमाम घोषणा पत्र भी लेकर बैठी हूँ मैडम। घोषणा पत्र में नहीं है कहीं रसोइयों का, मैंने निकाल लिया। नहीं है मैडम, नहीं है। आपने चलिए ठीक है, 1 मिनट पूनम जी को बोलने दीजिए, फिर मैं उन्हीं के पास जाऊंगी, नीलू जी के पास जाऊंगी। 2023 के घोषणा पत्र में आपने डाला है कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। कितने लोगों को नौकरी दी गई है आप बताइए? कहीं से कहीं मत जोड़िए, जो विषय पे बात हो रही है उस पे करिए। मैं उसी बात विषय, मैनिफेस्टो की बात हो रही है ना, मैनिफेस्टो की बात कर रही हूँ। बस यहाँ पे रसोइयों के लिए कुछ नहीं कहा गया हमारे मैनिफेस्टो में, फिर भी हम करेंगे। भाजपा सरकार को जब वोट लेना रहता है तो बड़े बड़े वादे करके फिर वादों को, लोगों को सड़कों पे बेहाल छोड़ के फिर अपने वादों को मुकर जाते। जैसे अरे तो आप भी कर लेते ना, कांग्रेस के शासन काल में क्यों नहीं किया? आप भी तो वादे करके आए थे 2018 में, आप ही कर लिए होते। क्या उस समय रसोइयां आंदोलन पे थी? आप ये बता दीजिए। क्यों नहीं आपके समय? अरे क्या बात कर रहे हैं? तब हालात ऐसे थे, तब आपको महंगाई और उनका पेट का दर्द समझ में नहीं आया, आज समझ में आ रहा है। रसोइयों की डेथ हो गई है, आज विपक्ष में बैठे हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं। आज एक बताइए, और पक्ष में रहकर, सत्ता में रहकर 88,000 लोगों का 400 रुपए प्रतिदिन का मानदेय तय करना एक दिन की चुटकी या 50 दिन 40 दिन की बात नहीं है। इसके लिए बजट में प्रावधान हो रहा है, होगा आने वाले समय में सब ठीक हो। वोटिंग के टाइम पे ये चीजें क्यों नहीं करते आप लोग? बड़े बड़े तो वादे कर देते हैं, जैसे ही चुनाव आता है बड़े बड़े वादे कर देते हैं। अरे मैडम, अगर आप लोगों ने किया होता तो आपको जवाब नहीं देती जनता 2023 में। जनता का काम कैसे करेंगे आप? अरे तो आप लोगों को जनता ने जवाब क्यों दिया? यदि आप लोग कर रहे थे तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले स्वयं देखिए ना। कांग्रेस सरकार जनता के साथ है। अगर आज रसोइयों आंदोलन कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। सुनिए, आपको इतिहास नहीं मालूम? कांग्रेस के समय रसोइयों ने हड़ताल की थी और आप लोगों ने उनको 500 रुपए बढ़ाकर छोड़ दिया। उसी समय 400 रुपए प्रतिदिन करते थे। आपको तो मालूम भी नहीं है। आपने कहा रसोइयों ने हड़ताल ही नहीं की, बोल रहे हैं आप। नहीं थी। आज आप इतना जो एग्रेशन दिखा रही है मैडम, आप जो इतना एग्रेशन, आज जो है रसोइयों की जो डेथ हुई है उसका जिम्मेदार कौन है?
देखिए, मैं तो आपसे सीधी सीधी बात करती हूँ कि इनका प्रतिदिन का 400 रुपए का मानदेय बढ़ाने के लिए प्रावधान किया जाएगा, लेकिन अभी 25% की वृद्धि हो रही है। मैडम कब किया जाएगा? 25% की वृद्धि हो रही है, इनको मानना पड़ेगा। जैसा कि मेरी पहली लाइन भी यही थी कि 66 रुपए में एक टाइम की सब्जी भी नहीं आती मैडम। आपने कहा कि 2 घंटे में 100 बच्चों का खाना बनाना होता है, सोचा जाएगा ये सब नहीं है। आप अगर ये कह रही हैं कि कांग्रेस आपको निकाला गया जनता की तरफ से, तो आपको इसीलिए लाया गया कि आप वो सुने जो कांग्रेस ने नहीं सुना था, लेकिन आप भी अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर क्या मतलब है? ज्योति मैडम, बिल्कुल व्यवस्था की जा रही है, इनको विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, महतारी बंधन का लाभ दिया जा रहा है, किसान योजना का लाभ दिया जा रहा है, हमारी सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है, बीमा का लाभ दिया जा रहा है। ऐसी बात मत करिए। इनके बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दिया जा रहा है और सारे आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है, हमारी सरकार के द्वारा सारा लाभ दिया जा रहा है। तमाम योजनाएं चल रही है, कोई नहीं नकार रहा है, लोग फायदा ले रहे हैं, लेकिन जिस रोजगार के लिए वो लड़ रहे हैं, जिस रोजगार के लिए वो सड़क पर खड़े हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार भी तो आप ही है ना, उसको भी तो आप ही देंगे ना। तो उसका हल निकालने की बात तो हम कर रहे हैं ना। हमने कहा, हमने कब मना किया? तो उसी को निकाल के दिखाएंगे मैडम, लेकिन एक समय लगता दबाव है। बना रहे हैं, दबाव बनाने का तरीका। खैर ठीक है, समय मुझे इजाजत देखिए मैडम, ये तो आप भी जान रही है, पूरी दुनिया जान रही है। ठीक है शताब्दी जी, बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।